नेपाल में कुछ खेला हो रहा है, क्योंकि नेपाल के पूर्व हिंदू सम्राट, हिंदू राजतंत्र के राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हाल ही में एयरपोर्ट से घर जाते हुए जो भीड़ एकजुट करी, उस भीड़ को देखते हुए यहाँ पर जितने भी राजनीतिक वर्ग हैं वो आज की डेट में चैन की नींद नहीं सो पा रहे। नेपाल में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पैरों तले कहो तो ज़मीन निकल गई है कि ऐसा क्या हो रहा है कि पूर्व राजा को इतना समर्थन मिल रहा है। नेपाल जैसे बाकी कई देश हैं इस समय, उसने 2006 से 8 में सबसे पहली बात तो राजतंत्र से लेकर एक डेमोक्रेसी की ओर उछाल मारते हुए अपने आप को डेमोक्रेसी की ओर बदला था। उस समय जितने भी लोग थे नेपाल में, उनको ऐसी आशा थी, उम्मीद थी कि जो आने वाला लोकतंत्र है ये राजतंत्र के बाद देश के लिए अच्छा होगा, देश के लिए एक नई किरण की तरह होगा और देश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन समस्या क्या हुई कि 2008 से सबसे पहले तो ये हुआ कि जितनी भी इस लोकतंत्र की रणनीति बनाई गई उसमें सारी की सारी पावर जो है वो या तो नेपाली कांग्रेस या फिर इसके बाद यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी और या फिर जो माओइस्ट हैं, पहली बात तो उनके हाथ में रही। इन तीनों संगठनों के बीच में एक म्यूजिकल चेयर के कंपटीशन के तहत पावर जो है हमेशा रोटेट करती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि या तो कभी वहाँ पर शेर बहादुर द्यूबा या प्रचंड और या फिर उसके बाद केपी शर्मा ओली, इन तीनों के सिवाय पहली बात तो इस लोकतंत्र में कोई और आगे बढ़ ही नहीं पाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जब नेपाल के अंदर लोकतंत्र का ये एक्सपेरिमेंट 2006-8 से चालू होकर 2015 में जब संविधान बना उसके बाद से चल रहा था, तो लोगों को ये बात लगी कि शायद 2015 के संविधान बनने के बाद चीज़ें और अनुकूल होंगी, चीज़ें और बेहतर होंगी। लेकिन 2015 के बाद अगर नेपाल का कोई एक्सपीरियंस इस लोकतंत्र के तहत रहा है तो इस लोकतंत्र में सबसे पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि जितने भी लोकतंत्र पार्टियां थीं वो यूथ के एग्जोडस को, यानी कि जो लोग नेपाल को छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने में नाकाम रही। इसके साथ साथ जितनी भी नेपाल के अंदर इंडस्ट्री थी, जितना भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, उसको लेकर कोई रणनीति नहीं बना पाए। इसके साथ साथ जो पूरी शिक्षा के माध्यम में जो पूरा का पूरा यहाँ पर एक रिफॉर्म लाने की बात की गई थी, उस शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हो पाया। देश की जो इस समय आर्थिक परिस्थिति है नेपाल की, वो इतनी बुरी है कि यहाँ पर ना तो कोई व्यापार काम कर पा रहा है, ना कोई व्यापार सस्टेन हो पा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि कर्जे में डूबा हुआ देश इस समय समझ नहीं पा रहा है कि अपनी आर्थिक परिस्थिति में वो क्या दिशा दिखा पाए। और जब ये परिस्थिति है तो इसके साथ साथ यहाँ पर डेमोक्रेसी जो जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग आज की डेट में ये समझ बैठे हैं कि वो एक इलेक्टोक्रेसी के फॉर्म में बदल चुकी है। इलेक्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी बात कि जितने बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं, जितने बड़े बड़े माफिया हैं, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के साथ संबंध बनाकर बेसिकली पूरी की पूरी पावर को हाईजैक कर रखा है। इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक डीप स्टेट जैसे भारत में है, वैसे ही नेपाल का भी वही हालात है। इसी तरीके से सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज नेपाल के अंदर एक आम नेपाली जो है वो ये सबसे पहला सवाल पूछता है कि ये जो लोकतंत्र की प्रक्रिया बनी और ये जो लोकतंत्र आया, इससे मुझे क्या मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में जो राजतंत्र था, वो राजतंत्र जब 2008 में ख़त्म हुआ, उसको ख़त्म करने के पीछे भी एक छल कपट की रणनीति थी। 2006 से 8 में जब ट्रांजिशन हो रहा था राजतंत्र से लोकतंत्र के बीच में, उस समय राजतंत्र को, खास करके जो नेपाल के राजा थे, उनको बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में एक्सेप्ट करके रखने की एक रणनीति बनाई गई थी। लेकिन जब तक नेपाल ने संविधान बनाया फाइनली, तब तक वो संविधान इस प्रकार से बना कि पूरे के पूरे राजतंत्र के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया फोर्सेबली। ये तो राजतंत्र की नेपाल में और नेपाल के राजा की मैच्योरिटी है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से आज तक इन चीज़ों को लेकर कोई लड़ाई नहीं मोली, और उन्होंने जो लोगों का एक एस्पिरेशन था, उन्होंने कहा कि यदि अगर लोग चाहते हैं कि हम बैठ जाएं शांति से तो हम बैठ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की डेट में नेपाल के अंदर राजतंत्र और नेपाल के राजा वापस से रिवाइव क्यों हो रहे हैं। उसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि नेपाल में अब लोग जैसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस लोकतंत्र से मुझे क्या मिला, तो ये लोगों की नाराज़गी है, लोगों के अंदर एक निराशा है कि लोकतंत्र उनके लिए कुछ पहली बात तो काम कर नहीं पाया। आज की डेट में लोग बैठकर उसी पुराने समय को याद करते हैं जब राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में कम से कम एक सनातन प्रथा के तहत पूरा देश एक प्रकार से चला करता था।
कमियां हर सिस्टम में होती हैं। ऐसा नहीं है कि कमियां राजतंत्र में नहीं थी, कमियां थीं, लेकिन उनको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता था। आज की डेट में दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र जो है एक फैमिली बिजनेस बन चुका है, फैमिली के अंदर ही बेसिकली सारी पावर रहती है। आज की डेट में नेपाली कांग्रेस हो, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो या माओइस्टवादी पार्टी जो हों, इनके सवाए कोई नया प्लेयर आज की डेट में इमर्ज नहीं कर पाता है। और अगर आज की डेट में कोई इमर्ज करता भी है तो नेपाल के अंदर भी उनके अपने अरविंद केजरीवाल हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अमेरिकन फंडेड अरविंद केजरीवाल थे, जिनका गेम अब ओवर हो गया। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में आने वाले समय में नेपाल का क्या भविष्य है। क्या आज की डेट में ये कहना सही होगा कि नेपाल राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है? क्या ये कहना सही होगा कि नेपाल में राजतंत्र आने वाला है? देखिए, इस समय दो चीज़ें हैं। इस समय सबसे पहले जो राजतंत्र है और नेपाल के जो राजा किंग ज्ञानेंद्र शाह हैं, वो आज की डेट में पहली बात तो पब्लिक के सेंटीमेंट को गौज कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। आज नेपाल के अंदर एक ऑलरेडी राजनीतिक वर्ग है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी बहुत ही क्लोजली अलाइंड है राजतंत्र से। लेकिन अगर 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की परफॉर्मेंस को देखें तो 2022 में जो नेपाल के राष्ट्रीय चुनाव हुए उसमें उसको केवल 6% वोट मिला, और इस 6% वोट को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उनको 275 में से केवल 14 सीटें मिली। तो ये कहना कि आज की डेट में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पास एक बहुत बड़ा समर्थन है, ये तो राइट नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आंकड़े इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि आज की डेट में नेपाल के राजतंत्र से अलाइंड है, क्या वो इस एजेंडा को आगे बढ़ा सकती है? ये देखने वाली एक चीज़ होगी, पहली बात तो। दूसरी, ऐसा माना जाता है नेपाल के अंदर कि राजतंत्र को उस समय भी और आज भी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो बेसिकली मिलता है खस आर्या कम्युनिटी की और खस आर्या वर्ग की तरफ से। आज अगर राजतंत्र नेपाल में रिवाइव करना चाहता है तो इस मोमेंट पर राजतंत्र को दो रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहली रणनीति तो ये होगी कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का समर्थन करके राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को लोगों के प्रतीक ले जाकर, पहली बात तो एग्जिस्टिंग लोकतंत्र में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के तहत अपनी परिस्थिति अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आज जैसे कि नेपाल में हमेशा से सबसे बड़ी बात ये एक पॉइंट रहा है कि राजतंत्र को केवल खस आर्या वर्ग का सपोर्ट मिला है। राजतंत्र में यहाँ पर जो नेपाल के राजा हैं उनको अपनी प्रेजेंस आज की डेट में सबसे पहले तो दलित वर्ग, दूसरा जनजाति वर्ग और तीसरा मधेशी वर्ग जो नेपाल का है उनके प्रतीक जाकर उनके प्रतीक अपने एक अनुकूल परिस्थिति बनाने की आवश्यकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो नेपाल के राजा इस समय बहुत अग्रेसिव तरीके से और अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो है कि वो आज की डेट में भारत के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिसके तहत एक जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी एक अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी लॉन्ग रन में, यदि एक अनुकूल परिस्थिति नेपाल में उनके फेवर में क्रिएट होती है तो ये चीज़ उनको भी समर्थन देगी। हाल ही में जो नेपाल के राजा हैं उनका भारत में मोहन भागवत से मिलना, उनका भारत में योगी आदित्यनाथ जो कि ओरिजिनल हिंदू नेता हैं, भारत में इस समय मात्र एक ही बचे हैं जो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, उनसे मिलना और इन जैसे लोगों से मुलाकात कर कर एक ऐसी परिस्थिति को कंसेप्चुअलाइज करना कि आने वाले समय में अगर डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट दोनों हो जाए तो शायद नेपाल में आने वाले समय में कुछ बदलाव की राजनीति देखने को मिल सकती है। पर जब तक ये बदलाव नहीं होता तब तक सबसे पहली बात राजतंत्र को, नेपाल के राजा को पेशेंटली काम करना है, जो वो कर भी रहे हैं। उनके समर्थकों को पूरे के पूरे नेपाल में पब्लिक मोबिलाइजेशन करनी है, वो कर भी रहे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के तहत डेमोक्रेसी के दौरान इस डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के अंदर रहते हुए अपने फेवर में अनुकूल परिस्थिति बनाने का काम वो जारी है। और चौथा, एक पूरे के पूरे कम्युनिटी लेवल पर सोशल मोबिलाइजेशन करते हुए खस आर्य वर्ग से बढ़कर दलित, जनजाति, मधेशी वर्गों में अपनी अनुकूल परिस्थिति बनाने का कार्य अगर ये चलता रहा तो नेपाल में आने वाले समय में बदलाव जरूर मिलेगा।